नमस्कार दोस्तों, देश का किसान आज सुसाइड करने के लिए मजबूर है। देश का युवा गवर्नमेंट जॉब के लिए 10-10 साल से वैकेंसी आने का इंतजार कर रहा है। पिछले कई दिनों से मणिपुर चल रहा है और भारत में आज लोकतंत्र मरने के कगार में खड़ा है। संतर्क थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 2024 में 20 से 24 वर्ष के यूथ की 44.49% बेरोजगारी है और बाकी बचे लगभग 56% जो लोग हैं उनके पास भारत सरकार के हिसाब से रोजगार है। लेकिन उनका मानना है कि ये रोजगार नहीं बल्कि ये मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है क्योंकि आज कोई गुमटी खोल के बैठा है, कोई चाय की टपरी डाल के कस्टमर आने का इंतजार कर रहा है, कोई महीने का 10,000 रूपए कमाने के लिए घर से 100 किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में जाने को मजबूर है, कोई अपने घर के पास ही तेल डाल के आज बूट भूंज रहा है, कोई पकोड़े तल रहा है। और ऐसे जितने भी मजबूरियों वाले काम है वो सारे भारत सरकार के हिसाब से रोजगार है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे। आज देश में वोट देने वाला ही बन के रह गया है। ना ही उसका जॉब लग पाया है, ना ही वो स्टार्टअप कर पाया है, ना ही वो आत्मनिर्भर बन पाया है और ना ही वो अपने लिए कुछ कर पाया है। लेकिन जिन्होंने पब्लिक को झूठ बोल के या झूठे वादे करके पब्लिक से वोट लिया है वो आज मजे में है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, गरीबी बेरोजगारी खत्म करने की बात कहा था। लेकिन आज देश में गरीबी और बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो भाई आज बात होने वाला है भारत सरकार की अच्छाई की और जानेंगे कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने कितनी गंदगी फैलाया है। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के साथ जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सूतू बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश के युवाओं से पूछो, तुम्हारा पेपर लीक हुआ? पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। आज हिंदुस्तान का युवा चाहे भी रोजगार नहीं पा सकता। 10 लाख रुपए लगा दियो और अब आपको पता लगा 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है। इस देश में गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है। 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। तो मौर्य जी तेरे आदमी है कहाँ? नहीं है सर। ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया, कर गया। जग जाओ। तो 2014 से पहले रोजगार को लेकर देश में कांग्रेस से यूथ परेशान थे, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश के मैक्सिमम यूथ ने सपोर्ट किया था और बीजेपी ने जो पब्लिक को लाइन बांटा था वो काफी प्रभावशाली था। जैसे अच्छे दिन आएंगे, भाइयों बहनों में देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास। और ऐसे ही 5 से 6 अच्छे लाइन पब्लिक को चिपका के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। और शुरुआत में मोदी जी का भाषण सुन के लगता था कि मोदी जी सच में देश में बदलाव के लिए आए हैं। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के 1.5 साल बाद ही उन्होंने नोटबंदी कर दिया और प्रधानमंत्री ने बताया कि काले धन को बाहर निकालने के लिए ये फैसला लिया गया है। सरकार का कहना था कि बैंकिंग सिस्टम के बाहर लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास ब्लैक मनी है, लेकिन काला धन तो भैया निकला नहीं, बल्कि जिसके पास ब्लैक मनी था वो भी नोटबंदी में अपने इनकम का बिना सोर्स बताए ही अपने ब्लैक मनी को बैंक में जमा करके व्हाइट कर लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार चलन का 99% मनी RBI के पास वापस आ गया था और 15.41 लाख करोड़ के जो नोटबंदी के बाद अमान्य हो गया था उसमें भी 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंक के माध्यम से वापस आ गया था। और नोटबंदी के डिसीजन से धन का कोई फायदा मिला नहीं। और नोटबंदी के 1 साल बाद जुलाई 2017 में मोदी जी GST लेके आ गए और इन्होंने कहा कि अब देश में 1 नेशन 1 टैक्स लगने वाला है। और सरकार ने कहा कि जो आपको पहले टैक्स देना होता था उससे कम टैक्स ही GST आने के बाद लगने वाला है, लेकिन सब झूठ था। देश में आज एजुकेशन पर 18% GST लगा के भारत सरकार ने आम आदमी के परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। GST से पहले जब वेट सिस्टम था तो उस समय सर्विस सेक्टर में कोचिंग वालों को 15% सर्विस टैक्स देना पड़ता था और GST आने के बाद अभी कोचिंग वालों को 18% GST देना पड़ रहा है।
और कोचिंग वाले ये सारा पैसा फीस को बढ़ा के वसूल रहे हैं। आज कोचिंग वालों का फीस जो आज से 10 साल पहले 20 से 25 हजार रुपए था, आज 2 से 2.5 लाख रुपए तक हो गया है। और इतना पैसा और 5 साल की तैयारी के बाद भी आपका जॉब होगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि बीजेपी ने 2-4 अच्छे काम भी किया है। बीजेपी ने 3 तलाक के विरोध में मुस्लिम महिलाओं के लिए लॉ बनाया है। फिर 2016 के उरी हमले में मारे गए 19 भारतीय जवानों का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया है। के और एनआरसी भी मोदी जी ने लाया, लेकिन इस पर तो देश में बवाल ही हो गया था। उसके बाद मोदी जी 15 से 20 योजनाएं चला रहे हैं जिससे आम आदमी को फायदा हुआ है। लेकिन जितने भी मोदी जी की योजनाएं हैं, मैक्सिमम योजनाओं में कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग घोटाला हुआ है और ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आया था वो था रोजगार, और पिछले 9 से 10 साल में सरकार ने मात्र 8.92 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाया है, जबकि मोदी जी का कहना था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन आज पूरा 10 साल बीत गया है और नौकरी तो छोड़ो, वैकेंसी तक का कोई आता पता नहीं है। उसके बाद जॉब को लेके तो देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग ही नौटंकी चल रहा है। पिछले 7 सालों में देश में 70 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है और एग्जाम में धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं और इससे लगभग देश का 2 करोड़ यूथ प्रभावित हुआ है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात में तो पिछले 4 सालों में 13 से 14 बार पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और लगभग देश के हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कान में तेल डाल के सोया है। उसके बाद आज देश में क्राइम के रेट की बात करें तो एनसीआरबी के 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन देश में 80 मर्डर हो रहा है, हर घंटे देश में 3 रेप हो रहे हैं और 2020 में सिर्फ 60 लाख से ज्यादा क्राइम का केस रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें से 4.28 लाख केस महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध पर दर्ज किया गया है। और एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 साल में 31,677 रेप का केस दर्ज हुआ है और ये है 2012 से 2021 तक में क्राइम का रिकॉर्ड। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। और ये रेप केस का डेटा है जिसमें 6 साल से कम एज के 53 बच्चों के साथ रेप हुआ है हमारे राम राज्य में। और ये पूरा डिटेल देख लेना वीडियो को पॉज करके। उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में नंबर 1 पे है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि ये राम राज्य है। उसके बाद मणिपुर गैंग रेप, बिहार में रेप की घटना, उत्तर प्रदेश में हाथरस रेप कांड हुआ है। और ऐसे घिनौने क्राइम पर देश के नेताओं की तरफ से सिर्फ ये बयान आता है कि हमें बड़ा खेद है, हमें बड़ा दुख है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ऐसे ही 4-5 लाइन चिपका के थोड़ी उदासी वाली नौटंकी करके देश के नेता अपनी जिम्मेदारियों से निकल लेते हैं। और आज मोदी जी को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी देश के उद्योगपति और बड़े कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी को गरीबों से हमदर्दी होता तो रोजगार देने की बात करते, लेकिन अभी मोदी जी चुनाव आने वाला है तो राशन कार्ड को और 5 साल तक देने की बात कर रहे हैं। और अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तो बीजेपी वालों ने हद ही पार कर दिया था। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त 8 वोट को अवैध घोषित कर दिया था और इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 8 वोट को करेक्ट किया। उसके बाद मोदी जी के शासनकाल में आयुष्मान भारत घोटाला, भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला, टोल घोटाला, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट घोटाला, पेंशन स्कीम घोटाला, हेल्थ घोटाला और बीजेपी के शासनकाल में घोटालों का लाइन ही लगा हुआ है। आयुष्मान भारत घोटाले में तो मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा, आयुष्मान भारत स्कीम में मरे हुए लोगों का भी इलाज किया है। उसके बाद भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में संसद के आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने के लिए द्वारका एक्सप्रेस के निर्माण पर 18.20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सड़क बनाने के लिए मंजूरी दिया गया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बोर्ड मेंबर ने इसका बजट बढ़ा के 250 करोड़ रुपए कर दिया और 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। उसके बाद टोल घोटाले में तो ज्यादा टोल टैक्स वसूल करके पब्लिक से ही 132 करोड़ का घोटाला किया है। फिर अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट घोटाले में 20 करोड़ रुपए ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया है। कैग ने अयोध्या में चल रहे स्वदेशी दर्शन योजना का ऑडिट किया था, जिसकी रिपोर्ट में 20 करोड़ का घोटाले की बात सामने आया है। उसके बाद पेंशन स्कीम घोटाले में उत्तर प्रदेश में पेंशन के लिए जो सरकारी कर्मचारियों से वेतन काटा गया है उसका डेटा ही नहीं है
वो पैसा कहाँ है और कितना काटा गया है। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर से फंडिंग लेने के लिए मोदी जी ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को भी लाया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सूचना का अधिकार और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A का उल्लंघन बता के इस पर रोक लगा दिया है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने कॉर्पोरेट सेक्टर से डोनेशन के नाम पे 719.45 करोड़ रुपए लिया है। उसके बाद पीएम केयर फंड तो मोदी जी का ही हो गया है। पीएम केयर फंड के साइड में कोई प्रॉपर डेटा है नहीं। उसके बाद अभी के हालात को देखते हुए ईडी, सीबीआई, मीडिया इन सब का कंट्रोल मोदी जी के पास है और अभी देश में फूट डालो और राज करो वाला राजनीति चल रहा है। किसी भी नेता को पब्लिक से घंटा कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी जब रोजगार नहीं दे पाए तब लोगों ने उनके मन की बात को सुनना बंद कर दिया और पहली बार 5 लाख लोगों ने मोदी जी के मन की बात पर डिसलाइक किया था। उसके बाद मोदी जी फिर पब्लिक को लुभाने के लिए स्टार्टअप का चूरन देने लगे, लोगों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने लगे और इससे भी देश का युवा कुछ दिन इम्प्रेस रहा। लेकिन बिना पैसे का कौन सा स्टार्टअप होने वाला है। और स्टार्टअप शब्द से भी जब देश का यूथ थक गया तो मोदी जी ने एक और वर्ड देश के यूथ के बीच लाया और वो वर्ड था आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर से भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया और ऐसे ही पब्लिक को मोदी जी ने गुमराह किया है। आज देश में मैक्सिमम लोगों के पास ना ही जॉब है, ना ही लोगों का स्टार्टअप चल पा रहा है, ना ही कोई आत्मनिर्भर बन पा रहा है और आज लोग सुसाइड करने के हालात पे खड़े हैं। एक समय था जब मोदी जी के कहने पर कोविड के समय घर घर में लोगों ने लाइट जलाया था, थाली बजाया था, लेकिन मोदी जी आज वो चाहत खो चुके हैं। आज देश में मोदी जी से किसान परेशान है, पहलवान परेशान है, मणिपुर घटना के बाद महिलाएं परेशान है, मुस्लिम समुदाय परेशान है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का यूथ भी बीजेपी से परेशान है। आज कोई भी पढ़ा लिखा यूथ बीजेपी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है और 2024 के इलेक्शन में मोदी जी अनपढ़ों, अनभक्तों और बाबाओं के भरोसे चुनाव में उतरने वाले हैं। तो भैया जय हिंद, जय भारत।